नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो दोस्तों क्या बोल रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। सबसे पहले इसमें देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक हमारे पास कोई कर्व हो, ठीक है, कैसी भी हो, तो इस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, ठीक है, ये कर्व ले लिया हमने एक, तो इसके ऊपर एक्स वाई पॉइंट है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता क्या होती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होती है। इस तरह की दे रखे है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है हमें द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना हमने, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसके साथ वाई के साथ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन दे रखी दोस्तों, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। तो देखो एक बार इसको ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कर्व, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0-2 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना हमने। तो इसका मतलब इसमें हमने क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी, ठीक है। जिस प्रकार से हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में वाई इक्वल टू एक्स, ये क्या है, गिवन है। इस पॉइंट पे हमने क्या करनी है, ये सॉल्यूशन निकालना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देंगे इसमें, मतलब y की टर्म एक साइड और x की एक साइड। तो ये देखो y dy इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। y dy इस साइड भी इंटीग्रेट लगा देंगे, x dx, y की पावर 1 लिख सकते हैं, x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा x की पावर n का, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। तो ये हो जाएगा y की पावर 1 है यहाँ पे, तो y 1+1 2 हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू इसी प्रकार इस साइड से x² अपॉन में 2 प्लस में c, ये लगा दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगले पेज पे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोस्तों हम। देखो ये हो जाएगा y² अपॉन में 2, एलसीएम 2 आ गया, और x² प्लस में 2c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, y² माइनस में x² इक्वल टू 2c, ये बन गई हमारी, ठीक है। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। यहाँ तक हमने जो पॉइंट है उस किस पे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो इस पॉइंट पे निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 0 और -2 पे। इसको x, ये y, ये x होता है, ये y होता है। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे -2, तो ये हो जाएगा देखो -2² माइनस में 0² इक्वल टू 2c, ये -2² हो जाएगा 4, ये 0 है, इक्वल टू 2c, 2 से 4 कैंसिल, तो c इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस c पे। तो ये हो जाएगा हमारा y² माइनस में x² इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व
द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2 1। देखो दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, इस पॉइंट पे निकालना हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें चलो मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम, उसे समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसमें डायग्राम। एक कर्व ले लेते हैं कैसी भी, ठीक है, ऐसी ले ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स और वाई, इससे ये टेंजेंट है इसकी, और इसको एक्स वाई, जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये दे रखे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप हमने तो चैप्टर 6 में पढ़ रखा है, क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है। इसका स्लोप लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्या दे रखा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई एक पॉइंट और है, देखो कौन सा पॉइंट है, -4 और -3, ये वाला पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे टच करेगा, ये इसके अंदर से चलाएगा, बाकी इसको टच करेगा ये, ठीक है। तो ये हमने क्या मान ली, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने से एक लाइन और बन गई है, ठीक है। क्या बन गई, एक लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं इसको। तो इसका भी तो स्लोप होगा कुछ ना कुछ, इसका भी क्या होगा, स्लोप होगा। देखो एक बार ये क्या कह रखा है, अब इसने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो इस लाइन इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका 2 गुना होगा, मतलब उसका 2 टाइम होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये है, ये बोल रखा दोस्तों, ठीक है, सेगमेंट है ये। तो अब देखो इसका टेंजेंट का जो स्लोप है वो तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो 2 पॉइंट है लाइन के ऊपर, एक तो एक्स वाई और एक -4 और -3। तो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्लास 11th में पढ़ रखा है हमने। मान लो ये लाइन है, चलो मैं इसको ऐसे ही दे देता हूँ, इसके नाम x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट, और एक पॉइंट है ये x2 और y2। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, m, ये हो जाएगा y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। इस प्रकार से स्लोप ऑफ लाइन हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है दोस्तों। तो अब देखो इसमें x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लेंगे, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m मान लेंगे इसका स्लोप, ठीक है। इसका स्लोप क्या मान लेंगे, m, यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे निकलेगा, y2 क्या है, -3 है, माइनस में y1 क्या है, y है, अपॉन में x2 क्या है, x2 -4 है, और जो x1 है वो है x, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से भी, ये हो जाएगा 3 प्लस में y अपॉन में 4 प्लस में x, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो m है हमारा वो आ गया y प्लस 3 x प्लस में 4, ठीक है। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसका निकाल लिया। किसी भी लाइन का स्लोप हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, वो हमने ऐसे निकाल लिया। तो अब देखो, अब इसमें आ जाओ, जो दे रखी कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या दे रखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है ये चीज़, ठीक है, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है। तो 2 इंटू, अब क्या लिखेंगे इसमें, ये लिख देंगे, ठीक है, 2 m लिखना है, m की वैल्यू कितनी है, y प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 3 अपॉन में x प्लस में 4, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देंगे, मतलब y की जो टर्म है उसको एक तरफ रख लेंगे और जो x की टर्म है उसको एक तरफ रख लेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें डी वाई अपॉन में y प्लस 3 तो यहाँ पे ले आएंगे इसके नीचे,
इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 को इधर ही रहने देंगे, इंटू 1 में x प्लस 4, ये dx है, इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इस ये कर लिया हमने। तो अलग करने के बाद अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा देखो 1 में y प्लस 3 dy इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1 में x प्लस 4 dx। ये हो गया दोस्तों। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो इसकी जो डिग्री है 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है। तो ये हो जाएगा। देखो अगले पेज पे कर रहे हैं इसको, देखो एक बार, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास log y प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको भी हम x मान सकते हैं क्योंकि डिग्री 1 है। तो इसको लिख देंगे 2 log x प्लस में 4, प्लस में c लिखना है, लेकिन यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो हम log c लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब सारी टर्म log में हो तो यहाँ पे भी log c लिखेंगे। तो ये काम करते हैं दोस्तों। इसको तो n मान लेंगे, n log m का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है log m स्क्वायर। ठीक है, इसमें n log m। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखो log y प्लस 3 log x प्लस में 4 का स्क्वायर। ये मोड हटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में log c। अब इसको मान लो m और इसको मान लो nc को। तो अब इसमें फार्मूला लगा देंगे हम log m प्लस में log n वाला, वो क्या होता है log m इंटू n होता है। ठीक है, log mn बोल सकते हैं इसको। तो इसमें देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे अब हम। तो ये हो जाएगा देखो log y प्लस में 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू c, ये लिख दिया हमने। और इसको हम मोड में डाल लेंगे क्योंकि c आ गया, अब तो c पता नहीं नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब हो जाएगा हमारे पास, अब हम log से log कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, मोड से मोड कैंसिल कर सकते हैं। y प्लस 3 इक्वल टू, इसमें बचेगा c x प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख लिया दोस्तों। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था, देखो पॉइंट है, इसमें लिखा नहीं हमने, तो ये पॉइंट है। देखो इस पॉइंट पे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, -2 और 1 पे। तो इसमें यहाँ पे भी लिख दें एट पॉइंट -2 और 1, इस पे निकालना है। तो देखो इसमें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एट पॉइंट -2 1, मतलब x की वैल्यू तो -2 है और y की 1 है। तो इसमें हो जाएगा x की जगह पे डाल दें -2 और y की जगह पे डाल दें 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 इक्वल टू c, x की जगह पे -2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, 4 इक्वल टू c। देखो +2 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, c इक्वल टू 1। तो अब हम c की वैल्यू को कहाँ पर डालेंगे, जनरल सॉल्यूशन में, यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस में 3, यहाँ पे 1 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इसका, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखो द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। Its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। तो इसमें क्या दे रखा है, एक बलून है, शुरू में उसकी जो रेडियस थी वो कितनी है 3 यूनिट है, 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है 6 यूनिट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देंगे सबसे पहले। इसका मतलब ये है
जो वॉल्यूम है वो इसमें लिख रहा हूँ एक बार, वॉल्यूम चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। शुरू में टाइम 0 था, तब 3 यूनिट था उसका रेडियस। ठीक है, रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, और 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, 6 यूनिट हो गया उसका रेडियस। तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि सेकंड का जिक्र है यहाँ पे, तो डी वी अपॉन में डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख दिया हमने, डी वी अपॉन में डी टी ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, तो डी वी अपॉन में डी टी कितना चेंज हुआ, मान लो के कांस्टेंट ऐसे ले लिया हमने, के ले लिया। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट। अच्छा, शुरू में देखो एक बार, इनिशियली शुरुआत में टाइम कितना था 0, और जो रेडियस थी हमारी वो 3 थी। ठीक है, और 3 सेकंड के बाद रेडियस कितनी होगी, 6 होगी। अब हमने क्या बताना है, आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स रेडियस बतानी है कितनी चेंज होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का, क्योंकि जो बलून होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें आ जाओ, के मान लिया हमने। ठीक है, के लेट ऐसे लिख देंगे। अब देखो, वॉल्यूम की जगह पे जहाँ पे वी लिखा हुआ है वहाँ पे ये फार्मूला डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन में डी टी, और वी की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के, यहाँ से ले लिया दोस्तों हमने। ठीक है, ये डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी अपॉन में डी टी लिखा हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका क्या कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का होगा, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर आगे आएगी तो देखो ये हो जाएगा 3, पावर 1 कम हो जाएगी, आर स्क्वायर, ये हो गया। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर आर है, तो इसका मतलब डी आर अपॉन में डी टी भी लिखना पड़ेगा इक्वल टू के, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल, आगे इसमें क्या बचा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, इस डी टी को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी, ये होगा दोस्तों। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखो दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इस साइड भी इंटीग्रल लगा देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू इंटीग्रल के डी टी। 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल डी टी, ये ले लिया दोस्तों। अब देखो, इसमें आ जाएगा एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस में 1, इसको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर 2 + 1 3 अपॉन में 3 इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, डी टी का क्या आएगा, टी आएगा, प्लस में सी लगा देंगे, ये होगा। अब देखो दोस्तों, इस पे आ जाओ, जब टाइम 0 था तो रेडियस कितनी थी, 3 थी। तो देखो, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 रेडियस इक्वल टू 3, मतलब टाइम 0 लिखना अब हमने। ठीक है, रेडियस क्या लिखेंगे, आर की जगह 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई 3 क्यूब अपॉन में 3 की पावर 1, 3 को हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस में सी। अब 3 की पावर 1 है यहाँ पे, एक पावर कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 2, 9, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 36 पाई आ गया, तो सी इक्वल टू 36 पाई, और इस सी की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा
4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू के टी के इंटू टी प्लस में 36 पाई। अब देखो दोस्तों, जब टाइम 3 सेकंड था रेडियस कितनी होगी 6 होगी। तो अब हमने क्या लेना है, टी को क्या लेना है 3 और रेडियस को कितना लेना है 6। तो आर टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 और आर की जगह पे 6। 4 पाई 6 क्यूब अपॉन में 3, देखो 3 इंटू के लिख देंगे 3 के प्लस में 36 पाई, यहाँ से ले लिया ना, इसी में पुट किया, ठीक है। तो 36 पाई भी आ जाएगा। अब देखो 4 पाई 6 क्यूब होता है 216 अपॉन में 3 इक्वल टू 3 के प्लस में 36 पाई, 3 से कैंसिल हो जाएगा 72 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो आगे 72 4 जा 288 पाई आ जाएगा, ठीक है। 288 पाई 72 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 3 के प्लस में 36 पाई। अब 36 पाई को दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 288 पाई माइनस में 36 पाई इक्वल टू 3 के। इसमें से देखो 288 में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 252 आएगा इक्वल टू 3 के। 3 को यहाँ पे ले आएंगे इसके डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो के हो जाएगा हमारा देखो 252 पाई अपॉन में 3 7 जा, ये दोस्तों 8 पे जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो के हो गया हमारा 84 पाई, ये आ गया दोस्तों। अब इसको देखो, इसको कहाँ पे पुट करना हमने, के को, के की जो वैल्यू आई है ना हमारी वो हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे इसको, तो इसमें लिख देंगे फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा हमारा देखो 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो के की जगह पर डालना है 84 पाई इंटू टी प्लस में 36 पाई, ये हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई कॉमन ले लेंगे, इसमें अंदर बचेगा देखो 21 पाई 2 बार जा लिया, टी बचेगा प्लस में 9 पाई भी बार जा लिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखो आर क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इससे भी, ये हो जाएगी देखो 63, 21 की मल्टीप्लाई 3 से 63 टी प्लस में 9 3 जा 27, ये हो गया दोस्तों। अब इसका ये क्यूब हटाना है, तो क्यूब हटाना तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1/3 लिखना पड़ेगा, देखो पावर में, ये हो जाएगा देखो, ऐसे लिखते हैं ना हम, दोनों साइड लिख देंगे क्यूब हटाने के लिए 1/3, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रह जाएगा ये, तो R इक्वल टू 63T प्लस में 27 की पावर 1/3, तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो T सेकंड के बाद जो हमारी रेडियस होगी वो इतनी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। log 2 बेस ई की वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है जो प्रिंसिपल है ना एक बैंक में क्या होता है इंक्रीज होता है लगातार, ठीक है। किस रेट से R% पर ईयर से, तो हमने R की वैल्यू बतानी है और ये कंडीशन है ये वाली। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 20 हमारे पास। सबसे पहले बात आती है इसमें प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मान लो P मान लिया हमने, ठीक है। वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब ये है चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के अनुसार क्या होगा चेंज होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। dp अपॉन में dt, इसका मतलब ये है।
और क्या दे रखा है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो R% ऑफ, इसका मतलब ये है R% ऑफ P, ठीक है। अच्छा अब देखो जो कंडीशन है उसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो देखो इसमें इफ ₹100 डबल इट सेल्फ 10 ईयर्स, देखो सबसे पहले हमारे पास टाइम कितना था, 0 था, ठीक है। मतलब शुरुआत में क्या होता है, टाइम 0 होता है। तो उस टाइम पे क्या प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 100। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। सबसे पहले जब टाइम 0 था हमारे पास तो प्रिंसिपल की वैल्यू थी 100 रुपये। अब क्या होगी, डबल, कितने टाइम में, यदि टाइम हो जाए 10 साल, इसमें दिया गया दोस्तों 10 साल के बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमने क्या निकालना है, आर मतलब रेट क्या है, तो ये बताना। तो देखो दोस्तों इसमें हम ऐसे लिखेंगे, लेट पी बी प्रिंसिपल, पी को हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। तो ये प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे हम, डीपी अपॉन में dt। ये किसके इक्वल है, R% ऑफ P, ये दे रखी है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। ये जो लाइन लिखी हुई है पहली, इसका मतलब यही है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, dp अपॉन में dt इक्वल टू, परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से, परसेंटेज हटा के हम क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, इनटू p। अब इसमें लगाएंगे दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब p वाले एक तरफ और t वाले एक तरफ। तो देखो तो ये हो जाएगा हमारा dp अपॉन में, यहाँ पे तो p ले आएंगे और r अपॉन में 100 और dt को इस साइड ले जाएंगे। अब कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो 1/p dp इक्वल टू R/100 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है ये तो, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल dt। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता ना, तो इसका हो जाएगा log p, log p इक्वल टू R/100 तो बार है, और इसका dt का क्या हो जाएगा, t प्लस में c, ये होगा दोस्तों। यदि log के बेस में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, e लगा सकते हैं, ठीक है, यदि कुछ भी ना हो तो। अच्छा अब आ जाओ पहली कंडीशन पे, जब t 0 है तो p कितना है, 100 है, तो हम ये डालेंगे वैल्यू। तो इसमें लिखेंगे when t इक्वल टू 0, p कितना है, 100, मतलब सबसे शुरू में, बिल्कुल शुरुआत में जो प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह पे 0 और p की जगह पे 100 डाल देंगे। तो देखो दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा, इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे log p की जगह पे 100 डाल देंगे, बेस e इक्वल टू, ये 0 डाल देंगे यहाँ पे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस में c। तो जो c है उसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी, c इक्वल टू log 100 बेस e। अब इस c की वैल्यू को हम कहाँ पे डाल देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा log p बेस e इक्वल टू R/100 इंटू टी प्लस में c, c की जगह पर डालेंगे ये log 100 बेस e, ये डाल दिया दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन पे, सेकंड पे क्या है, टाइम है 10 ईयर्स, टाइम है 10 और p कितना है 200। अब ये डाल देंगे हम, t की जगह पे 10 डाल देंगे और p की जगह पे 200। तो ये हो जाएगा log 200 बेस e इक्वल टू R/100 इंटू टी 10 प्लस में log 100 बेस e, 0 से 0 कैंसिल, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा देखो log 200 बेस e माइनस में log 100 बेस e इक्वल टू R/10, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें फार्मूला लगेगा, देखो हमारे पास फार्मूला होता है log m माइनस में log n, वो होता है log
m अपॉन में n, यहाँ पे इसको m मानो इसको n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन में n बेस e, इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू r बाई 10 ये हो जाएगा। अब ये देखो log 2 बेस e इक्वल टू r बाई 10 ये आ गया दोस्तों हमारा। अब इसमें देखो एक बार, हमें log 2 बेस e की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है 0.6931, तो ये डालेंगे हम इसकी जगह पे, हम डाल देंगे यहाँ पे 0.6931 इक्वल टू r बाई 10, तो यहीं पे इसका आंसर लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा r इक्वल टू 6.931, ठीक है, परसेंटेज लगा देंगे दोस्तों इसके पीछे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 6.93%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ये दे रखी दोस्तों इसकी वैल्यू e की पावर 0.5, ठीक है। तो देखो एक बार इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। तो जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले p मान लेंगे। तो इसमें दिया गया है प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो इसका मतलब dp अपॉन में dt ये है, और ये है 5% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये दिया गया है दोस्तों। ये इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्रिंसिपल, ठीक है, कितना चेंज है वो 5% ऑफ 5% पर ईयर का मतलब है 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, इसमें शुरू में हमने कितने रुपये डिपॉजिट किए थे, इसमें 1000, तो उस टाइम पर टाइम क्या था, टाइम था 0, और प्रिंसिपल हमारा था 1000 रुपीज़, और उसके बाद 10 साल के बाद कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा, जब टाइम 10 साल हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये हमने बताना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल बढ़ गया कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग तो होता है अमाउंट, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अमाउंट, लेकिन हम इसको पी ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट में क्या क्या होता है, पी प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, पी प्लस में मतलब प्रिंसिपल में जितना प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो उसको अमाउंट बोलते हैं, लेकिन इसमें हम ये लिखेंगे कि पी बढ़ के कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 ईयर्स में रेट कितनी है 5%, ठीक है, 5% ऑफ पी। तो देखो दोस्तों इसमें हम ऐसे लिखेंगे, लेट प्रिंसिपल पी, ये तो ऊपर लिख दिया था हमने, चलो कोई नहीं ऐसे लिख दिया। तो अब ये देखो dp अपॉन में dt चेंज इन प्रिंसिपल मतलब इंक्रीज हो रहा है वो 5% ऑफ p, तो इसका मतलब है dp अपॉन में dt परसेंटेज हटा के क्या लगा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, इंटू p, ये लगा दिया दोस्तों। अब कैंसिल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा dp अपॉन में dt इक्वल टू 1/20p, ये आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो p को इसके नीचे ले आएंगे, dp अपॉन में p इक्वल टू 1/20 इंटू dt। अब कर देंगे इंटीग्रेट दोनों साइड, दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा देखो 1/p dp इक्वल टू 1/20 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dt। तो देखो दोस्तों आगे कैसे होगा, 1/x की फॉर्म होगी, इसका होता है log x, मतलब log p हो जाएगा, log p, बेस में कुछ नहीं है तो e लगा ले, ठीक है, इक्वल टू 1/20 तो कांस्टेंट है, dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस में c लगा देंगे। अब आ जाओ कंडीशन पे, जब टाइम 0 हो तो प्रिंसिपल कितना है, देखो व्हेन टाइम इक्वल टू 0, p कितना है 1000 है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों log p की जगह पे 1000 डाल देंगे, बेस e लगा देंगे, इक्वल टू
टाइम जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस में सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, log 1000, ठीक है। ये हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में सी की जगह पे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा log p बेस ई इक्वल टू 1/20t प्लस में सी की जगह पे log 1000 बेस ई, ये डाल दें दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास टाइम है 10 ईयर्स और पी निकालना है। टाइम तो 10 ईयर्स है और पी हमने क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ पे 10 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा log p बेस ई इक्वल टू 1/20 इंटू 10 प्लस में log 1000 बेस ई, जीरो से जीरो कैंसिल। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। log p बेस ई माइनस में log 1000 बेस ई, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, देखो 1/2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या फार्मूला बनेगा, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log m माइनस में log n, ये फार्मूला होता है हमारे पास log m अपॉन में n, ठीक। तो इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो इसको m मान लो, इसको n मान लो, ये हो जाएगा log, ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसके बेस में e डाल देंगे और m तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब p अपॉन में 1000 इक्वल टू 1/2, 1/2 को मैं 0.5 लिख दूंगा, ठीक। ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब देखो दोस्तों एक बार, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है log a बेस b इक्वल टू c। यदि ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c, ये याद रखना दोस्तों। अब इससे कंपेयर करेंगे हम, इसको इस फार्मूले से क्या करेंगे, कंपेयर। तो इसमें देखो a की जगह पर क्या है, इसमें a की जगह पर तो ये है पूरा, तो a इक्वल टू p अपॉन में 1000 और b की जगह पे देखो b यहाँ पे है, तो b की जगह पे e है और c की जगह पे क्या है, ये है c की जगह पे 0.5। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, मतलब a ऐसे लिखेंगे, a तो ये है ना, इक्वल टू b की पावर c, b तो है e और c कितना है, इसकी पावर में c लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, इससे कंपेयर कर दिया ना इससे, तो ये होगा दोस्तों। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे e की पावर 0.5 की वैल्यू दी गई है 1.648, तो वो ले लेंगे हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा p अपॉन में 1000 इक्वल टू ये 1.648। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 1648, मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट मैंने यहाँ पे। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो इतने रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, इतने रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ लगा लेना आगे, p इक्वल टू ₹648, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इस प्रकार से होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 22। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। देखो दोस्तों क्या बोल रखा है इसमें। सबसे पहले तो ये देखो, रेट ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया की रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है, जितने उनका नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये क्या बोल रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर है 22। सबसे पहले हम यही मान लेंगे, लेट x मान लिया, x बी द नंबर प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, x, हमने ये मान लिया। तो अब ये देखो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो किसके प्रोपोर्शनल में होगी, dx अपॉन में dt, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी, टाइम बढ़ेगा तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल में है, दिया गया है दोस्तों, देखो इसमें इनकी जो ग्रोथ में जो चेंज होगा, जो क्योंकि ग्रोथ में चेंज तभी होगा ना जब इसके नंबर में चेंज होगा, ठीक है, जितने वो नंबर होंगे जब वो बढ़ेंगे तभी तो ग्रोथ में चेंज होगा, ठीक है, मतलब उसका नंबर बढ़ जाएगा काउंट। तो देखो
द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज, ये हमने लिख लिया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये हमने लिख लिया डी एक्स अपॉन में डी टी, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर कितने प्रेजेंट थे? एक्स, तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स, ये लिख लिया दोस्तों हमने। अब आ जाओ कंडीशन पे। सबसे पहले दे रखा है बैक्टीरिया काउंट 1 लाख। टाइम जब 0 था तब बैक्टीरिया कितने थे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 1 लाख, ये लिख लिया दोस्तों। और 2 घंटे बाद जब टाइम होगा 2 आवर्स, तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे दोस्तों? देखो 10% इन 2 आवर्स, 10% बढ़ गए, इसका मतलब इसके 10% बढ़े ना ये। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, पहले हमारे पास थे x, मतलब 1 लाख, 1 लाख का 10% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस में 10 लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। यह आ जाएगा 110 अपॉन में, ये परसेंटेज है ना, यहाँ पे ये लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ जाएंगे दोस्तों, देखो ये आ जाएंगे 1,10,000, ठीक है। मतलब लाख से 10,000 ऊपर चला गया दोस्तों, तो ये इसका कितना हो जाएगा? 1,10,000। इतने बैक्टीरिया हो गए दोस्तों। 2 घंटे बाद कितने हो गए? 2 घंटे बाद मतलब ग्रोथ हो गए उनके, बढ़ गए, ठीक है। तो अब हमने क्या बताना है कि ये तो 1,10,000 हो गए, मतलब 1,10,000, तो 2 लाख कब होंगे, ठीक है। वो टाइम हमने बताना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख कब होंगे, कितने टाइम में हो जाएंगे, ठीक है, ये हमने बताना दोस्तों, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं कुछ भी, जैसे डी एक्स अपॉन में डी टी, ये साइन हटा दिया, इसकी जगह इक्वल लगा दिया, तो एक कांस्टेंट के ले लिया, ठीक है। इसमें ऐसे लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट, ऐसे लिख दिया दोस्तों। अब देखो डी एक्स के नीचे एक्स लिख देंगे, डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। अब कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रल लगा देंगे डी एक्स अपॉन में एक्स, इस साइड भी इंटीग्रल लगा देंगे, के को बाहर लिख सकते हैं डी टी। अब ये 1 अपॉन में एक्स डी एक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 अपॉन में एक्स क्या होता है? log एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे log एक्स, के तो कांस्टेंट है, डी टी का कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, प्लस में सी, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको। अब आ जाओ पहली कंडीशन पे, जब टाइम 0 हो तो बैक्टीरिया कितने थे? 1 लाख, तो इसमें ऐसे लिखेंगे व्हेन टाइम इज 0, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है 1 लाख, तो x की वैल्यू डालेंगे 1 लाख, देखो यहाँ पे लिखेंगे log, बेस ई डाल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यदि बेस लगाना चाहो तो लगा लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 1 लाख इक्वल टू, टी की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस में सी, तो सी की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी log 1 लाख, ठीक है। इस सी की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे फ्रॉम 1, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1, इसको लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा log x इक्वल टू के टी प्लस में सी की जगह पे ये लिखेंगे log 1 लाख, ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया हमने। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है, ये रही, जब टाइम 2 घंटे के बाद 1,10,000 हो गए बैक्टीरिया, ठीक है। तो टाइम देखो ऐसे लिखो व्हेन टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए? 10% बढ़ गए, मतलब 1,10,000 हो गए दोस्तों। तो अब हम इसमें डालेंगे, टी की जगह पे 2 डाल देंगे और एक्स की जगह पे ये 10 डाल देंगे, log 1,10,000 ये हो गए इक्वल टू, टी की जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस में log 1 लाख। अभी हम इसको इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो देखो क्या बनेगा, देखो दोस्तों ये हो जाएगा log 1,10,000 माइनस में log 1 लाख इक्वल टू 2k, ये आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, इसको तो मान लेंगे m और इसको मान लेंगे n, मतलब log m माइनस में log n, ये होता है log m अपॉन में n, ठीक।
तो ये हो जाएगा log 1,10,000 अपॉन में log ये तो हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर log एक बार ही आएगा, तो ये हो गया। तो 40 से 40 कैंसिल, इक्वल टू 2k। तो इसमें दोस्तों हमारा आ गया log 11/10 इक्वल टू 2k, ये आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे इसके आगे, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/1 है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 1/2 log 11/10, ये आ जाएगी दोस्तों। ये जो k की वैल्यू आई दोस्तों, इसको हम कहाँ पे डालेंगे, देखो एक बार यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे, या उसको हम नंबर 2 डाल देंगे। इस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये k की जो वैल्यू आई है वो डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे। इसमें नहीं डलेगा, इसको मत मानो नंबर 2। देखो एक बार मैं बताता हूँ। हमारे पास अब तीसरी कंडीशन है, उसमें हमने क्या निकालना है, t, ठीक है। मतलब कितने घंटे बाद 2 लाख हो जाएंगे, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट किसकी, एक तो t की और एक x की, 2 वेरिएबल होनी चाहिए उसमें। एक बार ये देखो, एक बार यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास, एक तो देखो इसमें है, इस वाली इक्वेशन में यदि हम यहाँ पे k की वैल्यू डाल दें, ठीक है, और क्योंकि k की वैल्यू तो हम यहाँ से ले लेंगे, और t टाइम ये हमने निकालना है, और x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो हम किसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों हम यहाँ पे k की वैल्यू डाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारा k आ गया, और जो बैक्टीरिया 2 लाख दिए गए हैं x की वैल्यू, तो वो यहाँ पे डाल लेंगे, खाली t रह जाएगा, मतलब टाइम निकल आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से, इसलिए हमने इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लिया। तो देखो अब मैं लिखूँगा इसमें फ्रॉम टू ऐसे लिख देंगे, log x के t प्लस में log 1 लाख, ये दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 वो उतार लिया यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ कंडीशन, ठीक है, ये वाली। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है, तो टाइम कितना होगा, कितने टाइम बाद हो जाएंगे, ठीक है, ये बताना हमने। तो हम डालेंगे वैल्यू इसमें, देखो क्या करें, x की जगह 2 लाख डाल दें, तो ये हो जाएगा log 2 लाख, हाँ ठीक है, इक्वल टू t, k की जगह पे ये डालेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा देखो हाफ log 11/10 k की जगह पे, और t तो हमने निकालना है, प्लस में log 1 लाख, ये लिख दिया दोस्तों। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए इसको, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो log 2 लाख माइनस में log 1 लाख इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू टी, ये बन गया दोस्तों। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे हम, log m माइनस में log n का, वो होता है log m अपॉन में n, ठीक है। इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास log m है 2 लाख और n है 1 लाख, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू ये बचा हाफ log 11/10 t, ये होगा दोस्तों। अब देखो इसमें हम लिखेंगे log 2 इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू टी, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 2 था यहाँ पे, ये 2 बच गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 log 2 इक्वल टू, इसमें क्या बच गया, 1/2 बचा लिया, log 11/10 इंटू टी, ये होगा दोस्तों। अब हमने टी निकालना है, तो क्या करें, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 log 2 अपॉन में log 11/10, ये आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया दोस्तों ये, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 23।
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन में dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस वाई इज। ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23, लास्ट क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन में dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस वाई। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे dy अपॉन में dx, इस पावर को ब्रेक करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे, e की पावर x इंटू, एक सेकेंड रुको, e की पावर x इंटू e की पावर y, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। जब देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी ना। तो इस ये दे रखा था, तो ये पावर ऐड थी तो हमने इसको अलग अलग करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। बेस सेम है, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा इसमें। तो इसमें देखो दोस्तों आगे बनेगा डी वाई अपॉन में, इसके नीचे ये ले आएंगे ई की पावर वाई ई एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा दोस्तों। अब कर देंगे इंटीग्रेट दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, इसको ऊपर ले जाएंगे, ई की पावर वाई को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। अब दोस्तों देखो ई की पावर एक्स का करते हैं हम, ई की पावर एक्स ही आता ना इंटीग्रेशन, तो इसका भी कितना आएगा, ई की पावर माइनस वाई ही आएगा। लेकिन जो वाई का जो कोफिशिएंट है ना -1, उसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड में प्लस सी लगा देंगे इस पर। और यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों देखो प्लस सी हमारी मर्जी है, यहाँ पे लगाई यहाँ पे लगाई, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा लिया ये। तो अब देखो ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस में सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस वाई। तो ये होगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया। और ये दोस्तों हमारा है, देखो ऑप्शन ए है, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।